सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन के कर्तृत्व व व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। उसी के साथ ही हमने डायरी साहित्य क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम प्रवास की डायरी में हरिवंश राय बच्चन के व्यक्त विचारों के बारे में पढ़ेंगे। डायरी साहित्य में बच्चन कृत प्रवास की डायरी का उल्लेखनीय स्थान है। इस डायरी में बच्चन ने अपने विदेश प्रवास के अनुभवों को तिथिवार एवं क्रमवार साहित्यिक शैली में अभिव्यक्त किया है। उनका यह विदेश प्रवास अप्रैल 1952 से जनवरी 1953 तक रहा। वे अंग्रेजी साहित्य पर शोध करने के उद्देश्य से विदेश गए थे। वे जितने भी दिन में विदेश में रहे, वे निरंतर डायरी लिखते रहे तथा अपनी दिनचर्या को साथ साथ विशेष कार्यकलापों और भिन्न भिन्न व्यक्तियों से हुई मुलाकातों का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते रहे। प्रवास की डायरी के जो संकलित अंश दिए गए हैं वे रोचक भी हैं, कौतूहलवर्धक भी हैं और बच्चन जी के गंभीर विचारों के वाहक भी हैं। सबसे विशिष्ट बात यह है कि डायरी के ये पन्ने एक क्रमिकता के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की डायरी से जो अंश यहाँ संकलित हैं, उसमें डायरी लेखन के वे सभी विशिष्ट गुण सहज ही मिल जाते हैं जो किसी भी डायरी को सफल बना सकते हैं। संकलित अंशों में जो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं वे हैं क्रमिकता, दैनिक जीवन के कार्यकलापों का वर्णन, लेखक डॉक्टर बच्चन की कुछ विशिष्ट लोगों से हुई मुलाकात और मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर बातचीत को लिया जा सकता है। बच्चन जी जिन जिन लोगों से मिलते हैं उनमें विश्वनाथ दत्त, न्यूटन तो प्रमुख हैं ही साथ सेंट्रल लाइब्रेरी विशेष महत्व रखती है। ये वह लाइब्रेरी है जहाँ रहकर बच्चन जी ने अपने शोध से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की, अनेक कवियों और रचनाकारों की रचनाओं को समझा और आवश्यकता अनुसार उन्हें अपने लेखन के लिए उपयोगी माना। अधिकतर तो बच्चन जी ने सुबह उठकर तैयार होने, ब्रेकफास्ट लेने और मिस्टर लिथोन के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी जाने का ही वर्णन किया है। इसी दौरान उन्होंने जो प्रमुख बातें इस विशिष्ट अंश में चित्रित की हैं वो निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने जहाँ वे ठहरे हैं वहाँ के प्राकृतिक वातावरण, गिरती हुई बर्फ, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। इस वर्णन में उनका कवि हृदय पूरी तरह से रम गया है। ऐसा नहीं लगता कि बच्चन जी डायरी लिख रहे हैं, अपितु ये लगने लगता है कि वे विदेश में जाकर कविता की सृष्टि ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जब वे कविता लिखने बैठते हैं तो ऐसी पंक्तियाँ लिखते हैं, नील नीलम नव निमंत्रण दे किसी को, तो करे इनकार कैसे, आँख जिनके होने उनको चांद सूरज की किरण से प्यार कैसे। प्रवास की डायरी में बच्चन जी ने प्रवास के दौरान की अपनी समस्त दैनिक क्रियाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सुबह उठकर नहाने, ब्रेकफास्ट करने से लेकर रात्रि को सोने तक की घटनाओं का क्रमिक वर्णन किया है। सुबह उठकर तैयार हुआ, बाथरूम खाली मिला और गर्म पानी चल रहा था। स्नान भी हो गया, ब्रेकफास्ट करके ऊपर आया, बादल घिरे हुए थे, धीरे धीरे बूंदें पड़ रही थी, कहीं जाना असंभव, दोपहर तक पढ़ता रहा, लंच में दूध, बिस्किट और चीज़ ली। प्रस्तुत डायरी में लेखक ने अपने प्रवास के सभी खट्टे मीठे अनुभवों का जीवंत चित्रण किया है। मिसेज मलेटका मादमोजेल वोआजेन के साथ
से जुड़ी घटनाएं, ओरफी नामक आर्ट सिनेमा देखने का अनुभव तथा उन विषयों के विषय में भी अनुभव आदि मधुर घटनाओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। लेखक के अपने अध्ययन विषयक अनुभव तथा उन विषयों के विषय में अपना मत भी अभिव्यक्त किया है। उन्होंने डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में न्यूटन के विषय में एक लेख पढ़ा और उसके विचारों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने न्यूटन के अंतिम समय में दिए गए वक्तव्य का भी विश्लेषण किया। वे लिखते हैं, जिसे अपनी उपलब्धि पर दंभ हो उसे न्यूटन का ये वाक्य पढ़ना चाहिए और मन में कहीं हया हो तो डूब मरना चाहिए। बच्चन जी ने विदेशी प्रवास के दौरान जो दूसरी उल्लेखनीय स्थिति बयान की है वह है मौसम की स्वच्छता, नदी के किनारों का प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के फूलों, पत्तों आदि की मासूमियत के चित्र प्रस्तुत करना। लेखक ने विदेशी प्रवेश, प्रकृति, रीति रिवाजों एवं लोगों के व्यवहार का भी सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति का चित्रण करते हुए लिखते हैं, मौसम साफ हो गया था, नदी तो प्राकृतिक है पर उसके किनारों को जैसा सुंदर बना दिया गया, लगता है बाढ़ वगैरह इन नदियों में नहीं आती। नदी क्या, नहर से ही मालूम होता है जहाँ तहाँ हंस तैर रहे थे। लेखक ने प्रसंगवश अपने काव्य सर्जन की ओर भी संकेत किया है। घर लौटने पर नींद न आने का जिक्र उन्होंने कई बार किया है। साथ ही साथ अमेरिका की विदेश नीति की चर्चा भी की है। उन्होंने यह भी बताया है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इंग्लैंड के सबसे बुद्धिमान नवयुवक मौजूद हैं, जो विभिन्न विषयों पर खास तौर पर विदेश नीति पर चर्चा करते हैं। डायरी लेखन के दौरान आधुनिकता की भी चर्चा की गई है। उन्होंने यह स्पष्ट की है कि भारत में जो आधुनिकता आई है वह वास्तव में यूरोप से आई है, किंतु हमने आधुनिकता का बाह्य रूप स्वीकार कर लिया है। हम भारतवासी हैं, बाह्य रूप से अपना काम नहीं चल सकता। अतः उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आधुनिकता का एक बाह्य रूप है तो उसकी एक भीतरी मनोवर्ती भी है। आधुनिक बनने के प्रयत्न में संभव है हम यूरोप के बाह्य रूप के निकट आ जाएं। हमारी भीतरी मनोवर्ती न यूरोपीय हो सकेगी और न होनी चाहिए, और न होने से हमारा कल्याण है। आधुनिकता की दौड़ में हमें एक आंख यूरोप पर रखनी होगी, उसके बाह्य रूप पर केवल एक, दूसरी भीतर को देखने वाली अपनी देश की मनोभूमि पर। हमारी मनोवर्ती की विशिष्टता विश्व की प्रगति में अपना विशिष्ट योगदान दे सकती है। लेखक ने अधिकांश स्तरों पर रोजमर्रा के दैनिक कार्यक्रमों की चर्चा की है। हाँ, एक विशेष दिन मेला देखने की चर्चा भी संकलित अंश में की गई है। वास्तव में बच्चन जी ने खाना खाने के बाद लिथोन के साथ मेला देखने जाना चाहते हैं, किंतु उनके न आने पर अकेले ही चले गए। वहाँ उन्होंने क्या अनुभव किया उसी को उन्होंने अपने इस अंश में व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि मेले में जाकर मनुष्य अपने पूरे जीवन का पर्यवेक्षण करता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक का, बच्चे से लेकर वृद्ध तक। मेले के प्रति क्या क्या भाव दिखाई देते हैं, इन सब का उनका निष्कर्ष ये भी दुनिया भी एक मेला है, जिसे बच्चा जिस दृष्टि से देखता है वृद्ध उसी दृष्टि से नहीं देखता। वे मेला देखते तो हैं
किंतु कुछ खरीदते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेले से कुछ लेने का समय अब बीत चुका है। शायद अकबर ने ठीक ही कहा, दुनिया का हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। संकलित अंश में बच्चन जी ने सर्वाधिक ध्यान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर मिलने वालों की स्थिति और मानसिकता पर तथा प्राकृतिक दृश्यों पर दिया। इतना अवश्य है कि उनकी लेखन शैली सरस भी है, रोचक भी है और पाठक इन पृष्ठों को पढ़ते समय ऊब का अनुभव नहीं करता है। एक श्रेष्ठ डायरी में लेखक के व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रतिबिंब अपेक्षित होता है। प्रस्तुत डायरी में बच्चन के व्यक्तित्व के अधिकांश पहलू स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है कि मेरी डायरी के माध्यम से पाठक मेरे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जान पाएंगे। यहाँ एक शोधार्थी, एक भ्रमण प्रिय व्यक्ति, एक विश्लेषक, एक साहित्य का अध्येता, एक साहित्यकार, एक परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति तथा एक जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में बच्चन का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चन कृत प्रवास की डायरी एक श्रेष्ठ डायरी के सभी मानदंडों पर खरी उतरती है। उसमें रोचकता, सहजता, क्रमबद्धता, जीवंतता, आत्मपरकता आदि सब गुण विशिष्ट रूप से दिखाई देते हैं।